तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में हम हिंदी साहित्य की बहुत ही मशहूर लेखिका कृष्णा सोबती के लिखे एक बेहद दिलचस्प और जीवंत शब्दचित्र मियां नसीरुद्दीन की गहराई में जाने वाले हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक कारीगर के उसूलों, उसकी शानदार विरासत और उसके बेजोड़ स्वाभिमान की एक पूरी दुनिया है जिसे आज हम करीब से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले जरा देख लेते हैं कि आज का हमारा रास्ता कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे कृष्णा सोबती की विरासत से, फिर चलेंगे मियां नसीरुद्दीन से उस खास मुलाकात की तरफ। इसके बाद प्रेस को लेकर मियां के तीखे विचारों, उनके खानदानी पेशे, काम सीखने के उनके एकदम अलग नजरिए और आखिर में बादशाह सलामत के उस रहस्यमयी पकवान की दिलचस्प कहानी पर भी बात करेंगे। आइए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी किस तरह खड़ी होती है। सबसे पहले बात उन लेखिका की जिनकी कलम ने इन किरदारों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। कृष्णा सोबती, जिनका जन्म 1925 में पश्चिमी पंजाब में हुआ था। 20वीं सदी के आखिर तक आते आते उन्होंने हिंदी साहित्य में जो अमर किरदार रचे वो आज भी बेमिसाल हैं। 2019 में उनका निधन हुआ, लेकिन वे अपने पीछे एक बहुत ही समृद्ध विरासत छोड़ गईं। उनका एक बड़ा ही साफ और सीधा सा उसूल था, कम लिखना लेकिन विशिष्ट लिखना। मतलब जो भी लिखो उसका एक गहरा और अमिट असर होना चाहिए। और उनके इसी उसूल का नतीजा है जिंदगी नामा, दिलो-दानिश और हमहशमत जैसी उनकी बेहतरीन रचनाएं। इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी, शलाका सम्मान और साहित्य अकादमी फेलोशिप जैसे कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। वैसे आज हम जिस किरदार की बात कर रहे हैं ना, वो उनके मशहूर संस्मरण संग्रह हमहशमत से ही लिया गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर उनके लिखे किरदार इतने असली क्यों लगते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब छिपा है उनकी भाषा में। उनकी भाषा का अंदाज बिल्कुल अनोखा है। उसमें संस्कृत हिंदी की गंभीरता है, उर्दू का एक अलग ही बांकपन है और पंजाबी की वो बेखौफ जिंदादिली भी मौजूद है। यही वो कमाल का भाषाई मिश्रण है जो उनकी कहानियों में एक गजब की ताजगी भर देता है। तो चलिए अब सीधे कहानी के अंदर चलते हैं, उस जगह पर जहां ये पूरी साहित्यिक मुलाकात असल में घटित होती है। और ये दृश्य उस माहौल को बहुत ही शानदार तरीके से बयां करता है। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की वो गहरी अंधेरी सी गलियां, वहीं एक मामूली सी दिखने वाली दुकान जहां अंदर भट्ठी सुलग रही है और फटाफट आटे के ढेर सने जा रहे हैं। कोई भी पहली नजर में देखेगा तो शायद यही सोचेगा कि भाई सेवैयां बन रही होंगी, लेकिन असल में ये कोई आम जगह नहीं थी। 56, जी हाँ 56, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। ये दुकान थी मशहूर खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की, और उनका हुनर देखिए, वो एक दो नहीं बल्कि पूरे 56 अलग अलग किस्म की रोटियां बनाने के लिए जाने जाते थे। जरा सोचिए, रोटियों की 56 वैरायटी। अब बात करते हैं मियां नसीरुद्दीन के कड़क मिजाज की। वो सिर्फ एक मास्टर बेकर नहीं थे, उनका व्यक्तित्व भी बहुत ही रौबदार था। और प्रेस या पत्रकारों को लेकर उनका नजरिया, वो तो बस देखने लायक था। उनका बड़ा ही बेबाक सा मानना था कि हम अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। कितनी तीखी बातें हैं ना। उनके हिसाब से ये सब सिर्फ खाली बैठे लोगों की खुराफात है। एक ऐसा इंसान जो दिन भर भट्ठी की आंच के सामने कड़ी मेहनत करता है, उसके लिए इस कागजी दुनिया का कोई मोल नहीं। उनके लिए असली कला वो है जो हाथों की मेहनत से जन्म लेती है। तो मियां के अंदर ये जो इतना गहरा आत्मविश्वास है, इतना जो खानदानी गुरूर है, वो आखिर आता कहाँ से है? आइए उनकी पीढ़ियों के सफर पर एक नजर डालते हैं। ये कोई ऐसा हुनर नहीं था जो उन्होंने अचानक चलते फिरते सीख लिया हो। ये एक पूरी वंशावली है। उनके दादा थे आला नानबाई मियां कल्लन, फिर उनके वालिद आए मियां बरकत शाही नानबाई, और फिर तीसरी पीढ़ी में आए मियां नसीरुद्दीन। तो देखा जाए तो ये कला उनके खून में है, उन्हें ये विरासत में मिली है, और इसी शाही खानदानी पेशे पर उन्हें इतना ज्यादा फख्र है। अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। काम सीखने और तालीम हासिल करने को लेकर मियां का नजरिया क्या था? तो यहाँ सबसे पते की बात यह है कि मियां नसीरुद्दीन सिर्फ किताबी बातों या खोखले उपदेशों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते थे। उनका एकदम स्पष्ट मानना था कि असली तालीम
सिर्फ सलाह सुनने से नहीं मिलती, उसके लिए खुद काम में अपने हाथ काले करने पड़ते हैं, जमीनी मेहनत करनी पड़ती है। और वो इसे बड़ी ही सटीक उदाहरण से समझाती भी हैं। उनके मुताबिक अगर कोई सीधे रोटी पकाना सीखना चाहे तो वो कभी अच्छा नानबाई बन ही नहीं सकता। शुरुआत होती है एकदम नीचे से। पहले बर्तन धोना सीखो, फिर भट्टी बनाना सीखो, फिर भट्टी को सही आंच देना सीखो, और तब जाकर कहीं रोटियां सेकने की बारी आती है। बिना पक्की नींव के कोई भी इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। बस यही उनके जीवन का सबसे बड़ा फलसफा है। वो कहते थे ना, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। मतलब सिर्फ ज्ञान ले लेना काफी नहीं है, उस ज्ञान को अमल में लाना, उस काम को खुद अपने हाथों से करना, वही असली तालीम है। और अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी मोड़ पर आ गए हैं, जहां इतिहास, खानदानी गौरव और कुछ किंवदंतियां आपस में मिल जाती हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसी चीज क्या हो सकती है जो बिना आग और बिना पानी के पक जाए? यही वो नामुमकिन सी चुनौती थी जो कहा जाता है कि कभी मुगल बादशाह सलामत ने मियां नसीरुद्दीन के बुजुर्गों के सामने रखी थी। अब इस जगह पर जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि जब लेखिका उनसे पूछती हैं कि भाई आखिर वो पकवान था क्या, तो मियां एकदम चुप्पी साध लेते हैं। बस बड़े ही रूखेपन से कह देते हैं, यहाँ हम न बतावेंगे। ये उनका अपना तरीका था, अपने खानदानी हुनर की पवित्रता को, उस जादुई रहस्य को बाहरी दुनिया की नज़रों से बचाकर रखने का। और इसी दौरान अपनी बात में और वजन डालते हुए वो एक पुरानी कहावत कहते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी भून सकता है। अब जाहिर है वो भी जानते थे कि बिना भट्ठी की आंच के रोटी नहीं पक सकती, लेकिन ये कहावत सिर्फ एक बात नहीं है, ये प्रतीक है उनके परिवार के उस बेजोड़ हुनर और हर नामुमकिन चुनौती से लड़ जाने वाले उनके भारी आत्मविश्वास का। इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक बड़ा ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या एक सच्चा हुनरमंद अपनी कला, ऐतिहासिक मिथकों और पीढ़ियों के अभिमान के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है? मियां नसीरुद्दीन का जीवन हमें यही सिखाता है कि कोई भी पारंपरिक पेशा सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं होता, वो एक पूरी विरासत होती है जिसे शिद्दत से जिया जाता है। तो इस गहरे विचार के साथ हम आज का यह सफर यहीं रोकते हैं। ऐसे ही पारंपरिक हुनर और उनके पीछे छिपी कहानियों के बारे में जानने की जो एक आग है ना, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए।